हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज से हमारा नया चैप्टर प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 8 गणित, ये नया अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। बच्चों, हमारे जो अध्याय का नाम जैसे कि आप देख सकते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि ये समीकरण वाला अध्याय है, समीकरण वाला चैप्टर है। बच्चों, समीकरण के बारे में बेसिक जानकारी आपने कक्षा 6 और कक्षा 7 में सीख ली है। यहां पर उसके ऊपर हम थोड़ा सी रोशनी डालेंगे, फिर ये देखेंगे बच्चों एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होती है, और उससे पहले हम ये सीखेंगे समीकरण होता क्या है। बच्चों ठीक है, चलो देखते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों, मान लो हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है x+2। हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक है x+5+x, x+y+3, 5x+3y+4z, 5x+5+3x, ये हमारे पास बीजीय व्यंजक है। दूसरे बीजीय व्यंजक हमारे पास इस प्रकार है बच्चों, x बराबर ये 5, x+2 बराबर ये 3, 2x+5 बराबर 3, 7x+3x बराबर 7x+ ये 5। इसी प्रकार 1/2x+3x+4 बराबर 5/7x+5। ये इस प्रकार के बीजीय व्यंजक हमारे पास है। तो इधर वाले बीजीय व्यंजक और इधर वाले बीजीय व्यंजक, इन पर यदि बच्चों आप ध्यान से देखोगे इनको, तो कुछ ना कुछ आपको अंतर जरूर मिलेगा। अंतर क्या है बच्चों? यहां पर देखो x+2 है, x+5+x दिया है, x+y+3 दिया है, 5x+3y+4z दिया है, 5x+5+3x दिया है। लेकिन इधर वाले बीजीय व्यंजक को देखोगे आप तो x बराबर 5 दिया है। यहां पर देखो ये बराबर का निशान है, यहां पर देखो x+2 और बराबर आपको दिया है 3, 2x+5 यहां पर देखो बराबर दिया है 3, 7x+3x बराबर 7x+ ये 5 दिया है, 1/2x+3x+4 बराबर में आपको दिया है 5/7x+5। तो इस साइड वाले जो बीजीय व्यंजक है बच्चों, ये आपके समीकरण कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यहां पर देखिए आपको ये बराबर का चिन्ह मिलेगा, यहां पर बराबर का चिन्ह है, x बराबर 5 है, यहां पर x+2 बराबर 5 है, सभी के अंदर आपको देखो ये बराबर का चिन्ह आपको मिलेगा। तो जिस बीजीय व्यंजक के अंदर आप ये बराबर का निशान देखो बच्चों, तो वो आपका एक समीकरण कहलाएगा। आ गई बात समझ में? समीकरण किसे कहते हैं? ये आपके समीकरण नहीं है बच्चों, ये एक भी आपका समीकरण नहीं है, ये केवल आपके बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। इनको हम समीकरण नहीं कह सकते हैं। हालांकि इसमें भी देखो ये x है, यहां पर x है, 5 है, लेकिन यहां पर बराबर का निशान नहीं है बच्चों, तो ये केवल आपके बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। अच्छा, ये बीजीय व्यंजक क्यों कहलाते हैं? ये बीजीय व्यंजक इसलिए कहलाते हैं बच्चों क्योंकि इनमें चर और अचर संख्याएं दोनों की दोनों संख्याएं मौजूद है। यहां पर देखिए ये जो x है, ये x है, x y है, तो ये आपकी चर संख्याएं कहलाती है। इधर देखिए आपके 7x है, 3x है, तो ये आपकी चर संख्याएं कहलाती है। 7x आपकी एक चर संख्या है, अचर संख्या नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पर 7 को x से गुणा किया गया है। ठीक है, यानी ये जो चर संख्या है ये 7 से मल्टीप्लाई की गई है बच्चों, तो ये आपकी चर संख्या ही कहलाएगी। यहां पर देखिए 5 आपकी अचर संख्या है, 3 अचर संख्या है, ये 5 अचर संख्या है। तो जहां पर आपको चर और अचर संख्या दोनों मिक्स मिले तो वो आपके बीजीय व्यंजक कहलाते हैं बच्चों। और जब बीजीय व्यंजक के बीच में ये बराबर का निशान और मिल जाए आपको, तो वो आपके समीकरण कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो यहां पर देखिए आप x बराबर क्या दिया है, ये 5 दिया है, और यहां पर x+2 बराबर 5। ये जो बराबर का निशान है बच्चों, ये क्या बता रहा है आपको? ये बराबर का निशान हमें ये बता रहा है कि ये संख्या जो है आपकी x+2 ये किसके बराबर है? ये 3 के बराबर है। यानी कि इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष, ध्यान दो बच्चों, एक समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक पक्ष कहलाता है आपका ये इधर वाला पक्ष, देखो 1/2x+3x+4 बराबर के इस साइड में है, और बराबर के इस साइड में है 5/7x+5। ये इधर वाला पक्ष है और ये इधर वाला पक्ष, ये कहलाता है आपका LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहलाता है आपका RHS।
तो हमने क्या सीखा बच्चों, एक समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, यानी कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष LHS कहलाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, और बराबर के राइट हैंड साइड वाला पक्ष RHS कहलाता है, यानी कि राइट हैंड साइड कहलाती है। आगे बात समझ में, यानी कि ये जो बराबर का निशान है, यहां पर ये देखो बराबर के निशान से इधर वाला जो पक्ष है आपका लेफ्ट हैंड साइड पक्ष कहलाएगा, और इधर वाला पक्ष है आपका वो राइट हैंड साइड पक्ष कहलाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक होता है LHS और दूसरा होता है आपका RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, तीसरी हम क्या देखते हैं, देखो यहां पर हम लिख लेते हैं समीकरण क्या होता है। एक पहला समीकरण में क्या होता है, इसको मैं साफ करता हूं। समीकरण में चर संख्याएं व अचर संख्याएं होती है। हमने यहां पर देखा x हमारी चर संख्या है और 2 है वो हमारी अचर संख्या है। तो एक समीकरण के अंदर चर संख्याएं और अचर संख्याएं मौजूद होती है। दूसरा क्या होता है, एक समीकरण में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? अभी मैंने आपको बताया दो पक्ष होते हैं, LHS और बराबर RHS, और दोनों पक्षों के बीच में क्या होता है बच्चों? बराबर का चिन्ह। दोनों पक्षों के बीच बराबर का चिन्ह होता है, और चौथा जो हैगा दोनों पक्ष बराबर होते हैं। दोनों पक्ष क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये जो बराबर का निशान है 7x + 3x बराबर 7x + 5, इसका मतलब ये हुआ ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष है और राइट हैंड साइड का पक्ष, ये दोनों के दोनों पक्ष बराबर होते हैं। कहने का मतलब है ये जो बराबर का निशान है ये आपको ये दिखाता है कि एक समीकरण जो होता है, एक तराजू आपने देखा होगा बच्चों, तराजू के जो दोनों पलड़े होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों पलड़े हैं आपके तराजू के, ये लेफ्ट वाला तराजू पलड़ा है और ये राइट वाला पलड़ा है, और दोनों के दोनों पलड़े जो होंगे आपके वो बराबर होंगे। आगे बात समझ में। तो ये मोटे मोटे 4 पॉइंट मैंने अभी इसमें से देख करके लिखे हैं। बाकी के जो इसके और भी बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे गुण धर्म है, जब हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें एक एक पॉइंट हम यहां पर नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, सभी पॉइंट है, जितने भी गुण धर्म होते हैं समीकरण के, वो सब के सब यहां पर हम सीखने वाले। ठीक है, अब आते हैं हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये क्यों कहलाते हैं। मैंने आपको बताया एक समीकरण के अंदर चर संख्याएं और अचर संख्याएं दोनों की दोनों मौजूद होती है। x क्या है आपकी, एक चर संख्या है, x चर संख्या है, x चर संख्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो x, देखो इधर x है इधर x है, लेकिन यहां पर है x के अलावा y z p q r s ये नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समीकरण के अंदर केवल एक ही चर मौजूद हो वो एक चर वाला समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पांचवा ले लो आप, जिस समीकरण में एक चर हो तो वो क्या कहलाता है? वो एक चर वाला समीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ में। यहां पर चर की संख्या आपके पास एक ही है, इसलिए ये एक चर वाला समीकरण कहलाता है। अब ये रैखिक समीकरण क्यों कहलाता है? क्योंकि बच्चों यहां पर देखो x की जो घात है, x की जो पावर है वो एक ही पावर है। यदि आपका समीकरण इस प्रकार होता, मैं आपको एग्जांपल दूं, x की घात 2 + 3 बराबर ये 5 होता, तो अब ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता? द्विघात समीकरण। यहां पर देखो घात की संख्या कितनी हो गई है? 2 हो गई है, यानी कि चर के ऊपर आपकी घात कितनी है, जितनी घात होगी वो समीकरण उसी हिसाब से कहलाएगा। यहां पर घात की संख्या आपकी 1 है, इसलिए यह कहलाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि यहां पर
चर की जो घात की संख्या है अधिकतम वो एक ही है, इसलिए ये रेखिक समीकरण कहलाते हैं। और एक चर वाले क्यों कहलाते हैं? क्योंकि चर की जो संख्या है वो भी एक है, इसलिए ये एक चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, छठा हम लेते हैं, ये रेखिक समीकरण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि चर पर घातों की जो संख्या है, घातों की संख्या एक है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेखिक समीकरण। इसलिए ये रेखिक समीकरण कहलाता है। मैं ये समझता हूं बच्चों, आपने एक समीकरण के बारे में मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर ली है। समीकरण किसे कहते हैं? एक चर वाले रेखिक समीकरण किसे कहते हैं? एक समीकरण के अंदर बराबर का चिन्ह मौजूद होता है, एक समीकरण के अंदर चर संख्याएं और अचर संख्याएं मौजूद होती है। ठीक है, और एक समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बाएं पक्ष को हम एलएचएस कहते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं पक्ष को हम आरएचएस कहते हैं यानी कि राइट हैंड साइड। और दोनों के दोनों जो पक्ष होते हैं वो तुल्य के पलड़े की तरह बराबर होते हैं। आ गई बात यहां तक समझ में? अब ध्यान दो बच्चों, मान लो हमारे पास कोई समीकरण है, मान लो बच्चों हमारे पास कोई समीकरण है x प्लस 5 बराबर ये 3, ये हमारे पास एक समीकरण है और इस समीकरण को हमें हल करना है, यानी कि x के मान को हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? ध्यान दो, यहां पर आपको दिया x प्लस 5 और बराबर में ये 3, ये आपका LHS है, LHS है। ठीक है, और ये आपका क्या है? RHS है। ये तो आपने सीख लिया था, यानी कि बायां पक्ष आपका लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा और दायां पक्ष आपका राइट हैंड साइड कहलाएगा। अब बच्चों चूंकि मैंने आपको बताया दोनों के दोनों पक्ष है वो क्या है? पलड़े की तरह बराबर है, यानी कि x प्लस 5 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। यदि हम ये जो x प्लस 5 है, x प्लस 5 में से यदि हम 5 को घटाते हैं तो बराबर इधर भी हमें 5 को घटाना ही पड़ेगा बच्चों, यानी कि दोनों पक्षों में हमें बराबर अभिक्रिया करनी पड़ेगी, बराबर क्रियाएं करनी पड़ेगी। एक पक्ष में यदि हम किसी संख्या को जोड़ते हैं तो दूसरे पक्ष में भी हमें उसी संख्या को जोड़ना पड़ेगा बच्चों, तभी तो दोनों का मान बराबर रहेगा, दोनों तराजू बराबर रहेंगे। यदि हम एक पलड़े में 5 किलो का बाट ज्यादा रख देंगे तो ये पलड़ा आपका नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन दोनों पलड़े में यदि इसमें भी 5 किलो का बाट रख दें और इधर भी 5 किलो का बाट रख दें तो दोनों पलड़ों में भार बराबर आ जाएगा। 5 किलो इधर रखा है, 5 किलो इधर रखा है, तो फिर दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। इसलिए बच्चों यहां पर हमने देखो 5 को घटाया तो इधर भी 5 को घटाना पड़ेगा, तभी दोनों के दोनों पलड़े हैं वो आपके बराबर रहेंगे। अब यहां से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में से 5 गया तो 0 रहेगा, तो यहां पर केवल x बचेगा। और यहां पर देखिए ये -5 है और ये 3 है, तो यहां पर -2 रह जाएगा। तो x बराबर क्या है? -2। और ये जो है आपका समीकरण का हल कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? ये समीकरण का आपका हल कहलाता है। x बराबर यदि हम -2 रखते हैं तो दोनों साइड आपकी बराबर हो जाएगी। यहां पर x का मान यदि हम -2 रखते हैं तो इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष आपका बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगला एग्जांपल देखिए बच्चों, मान लो आपके पास कोई संख्या दी गई है x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 3 और बराबर आपको दे दिया है 10 प्लस ये 5। अब क्या करेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आपको x दिया है, फिर प्लस 5x दिया है और फिर प्लस 3 दिया है और 10 प्लस 5 दिया है। तो यहां पर देखो x और 5x ये दोनों एक ही संख्या, चर वाली संख्या, तो इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं ना हम। तो x और 5x कितने हो जाएंगे आपके? ये 6x, ठीक है। फिर देखो ये 3 है तो प्लस हमने यहां लिख दिया ये 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर देखो 10 और 5 कितने होते हैं? 15, यहां हम लिख देंगे 15। अब क्या करेंगे? अब मैंने आपको क्या बताया, यदि हम इधर 3 जोड़ेंगे तो इधर भी 3 जोड़ेंगे, इधर 10 जोड़ेंगे तो इधर भी 10 जोड़ेंगे, इधर 15 को घटाएंगे तो उधर भी 15 को घटाएंगे। तो यहां पर देखो ये 3 है ना, तो आप यहां पर लिख दो 6x, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका प्लस ये 3 और माइनस 3 बराबर 15 और माइनस ये 3।
यानी कि जिस संख्या को आप इधर जोड़ते हो या घटाते हो या गुणा करते हो या भाग करते हो, उसी संख्या को इधर भी आप जोड़ गुणा भाग करोगे। ठीक है, यदि आप घटाते हो तो उधर भी घटाओगे, इधर जोड़ते हो तो उधर भी जोड़ोगे। यहां पर हमने क्या किया है, 3 में से 3 को घटाया है, तो इधर भी हमने 15 में से 3 को घटाया है। ठीक है, यहां पर क्या रह जाएगा आपको, देखो 3 से 3 चला गया, पीछे रह गया आपका 6x और बराबर 15 में से 3 गए, पीछे रह गए आपके ये 12। अब यहां पर देखिए बच्चों, 6x बराबर क्या दिए है, 12, यानी कि ये जो 6x है ये 12 के बराबर है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम दोनों तरफ 6 से भाग दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, दोनों तरफ बराबर क्रियाएं आपको करनी पड़ेगी। यहां पर आप लिख दो 6x बटे 6 बराबर, इधर भी आपको 6 का भाग देना पड़ेगा, भाग दे दो 6। देखो 6 से 6 गया, पीछे x बच गया, 6 से 12 को काटेंगे तो पीछे रह जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका x बराबर ये 2। ये आपका इस समीकरण का हल है बच्चों, x बराबर 2। आया समझ में? कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो समीकरण हमने अभी सीखा है, देखा है, या इसको हमने हल किया है, x प्लस 5x प्लस 3 बराबर 10 प्लस 15। हमने समीकरण को हल करने के लिए दोनों साइडों में बराबर क्रियाएं की है। इधर हमने 3 को घटाया है तो इधर भी हमने 3 को घटाया है, इधर हमने 6 से भाग दिया है तो इधर भी हमने 6 से भाग दिया है। तो एक समीकरण को बराबर रखने के लिए, एक समीकरण को संतुलित रखने के लिए दोनों पक्षों की तरफ बराबर क्रियाएं करनी पड़ेगी बच्चों, आपको यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो अभी हमने समीकरण को हल किया था बच्चों, यहां पर हमने दोनों साइडों में बराबर क्रिया की थी, इसलिए हमारा ये जो समीकरण है ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं बच्चों। अब आप कहोगे सर जी वो तरीका क्या है, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, और उस तरीके से हमारे समीकरण को हम बड़े आराम से हल और सोल्व कर सकते हैं। वो तरीका यह है बच्चों, देखो जैसे मैं यहां पर लेता हूं, हमारे इसी समीकरण को हम ले लेते हैं, x प्लस 5x प्लस 3 और बराबर आपको दिया है 10 प्लस 5। यह समीकरण है हमारा। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ लेंगे, 6x प्लस 5x, ये हो जाएगा आपका 6x और प्लस 3 बराबर 10 और 5 15। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, एक समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं, एक तो होता है ये LHS और दूसरा होता है आपका RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। और दोनों पक्ष क्या होते हैं, तुल्य के जो पलड़े हों उसकी तरफ बराबर होते हैं। ये भी आपने सीख लिया है। अब ध्यान दो बच्चों, ये भी आपने सीख लिया कि एक समीकरण के अंदर चर संख्याएं और अचर संख्याएं मौजूद होती है, चर संख्या भी होती है और अचर संख्या भी होती है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान देने योग्य है, इसके अंदर एक समीकरण के अंदर चर संख्या जो होती है वो एक साथ रहती है और अचर संख्या जो होती है वो एक साथ रहती है। यानी कि चर संख्या जो होती है वो एक परिवार है और अचर संख्या जो होती है वो अलग परिवार है। जैसा कि यहां पर देखिए, आपका यहां दिया 6x, ये आपका चर है, और यहां पर दिया 3 और इधर 15, ये आपकी अचर संख्या है। ये और ये एक ही परिवार के मेंबर है और ये आपके एक परिवार के मेंबर है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, हर एक सदस्य अपने परिवार के साथ रहना ही पसंद करेगा। आप कौन से परिवार के साथ रहना पसंद करोगे, आप अपने परिवार के अंदर ही रहना पसंद करोगे। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे, यानी कि जो 3 है ना, इसको हम लेकर जाएंगे इसके कबीले की तरफ, इसके परिवार की तरफ, यानी 15 की तरफ लेकर जाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर है 6x, ठीक है, बराबर ये जो 3 है इसको हम 15 की साइड में लेकर जाएंगे, क्योंकि जो 3 है ये अचर संख्या वाला परिवार है, तो ये अपने परिवार के अंदर जाएगा। और जब हम इसको इसके परिवार के अंदर भेजेंगे बच्चों, तो इसको कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ेगा, कुछ फीस देनी पड़ेगी। वो फीस क्या होगी, देखो यहां पर ये प्लस का ना, तो जब ये अपने परिवार में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी कि एक सदस्य जब अपने परिवार की तरफ जाएगा तो उसे कुछ न कुछ भुगतान करना ही पड़ेगा बच्चों। यहां पर 3 को क्या भुगतान करना पड़ेगा, ये जो प्लस है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार देखो, ये है 15, इसको हम लेकर जाएंगे 15 की तरफ, तो ये प्लस का था तो ये हो गया आपका माइनस का। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, पक्षांतरण। क्या कहते हैं, पक्षांतरण। ये पक्षांतरण क्रिया कहलाती है बच्चों। यानी कि एक पक्ष को दूसरी पक्ष की तरफ लेकर जाने की जो क्रिया होती है समीकरण में, उसे हम कहते हैं पक्षांतरण। तो ये पक्षांतरण कहलाती है।
6x बराबर 15 माइनस 3। अब 15 में से आप 3 को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 6x बराबर 12। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर देखो 6x, ये 6x तो अपने आप में एक चर संख्या है, लेकिन केवल यदि हम 6 को देखें तो ये एक अचर संख्या है जो कि चर संख्या के साथ गुणा के अंदर है। बात समझ रहे हो बच्चों? 6x, ये जो 6 एक अचर संख्या है और x क्या है? एक चर संख्या है। ये दोनों गुणन बंधन में बंधे हुए हैं, यानी 6 और x का यहां पर क्या है? गुणा है। यदि हम इस 6 को अपने परिवार की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि 12 की तरफ लेकर जाएंगे, तो 6 को भी कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा। क्या भुगतान करना पड़ेगा? यहां पर ये x के साथ क्या है? गुणा के अंदर है। इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों, देखो मैं यहां पर लेता हूं, इसको साफ करता हूं। 6x बराबर 12 है ना, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 6 को इधर लेकर जाएंगे तो यहां पर गुणा में था तो इधर आएगा, ये भाग में बदल जाएगा। भी 6 जो है ये एक अचर परिवार का मेंबर है। जब इसको हम इसके परिवार की तरफ लेकर जाएंगे तो इसको कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा। यहां पर ये x के साथ गुणा में है और इधर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। तो यहां आकर के ये भाग में बदल गया है। अब देखो 6 से 12 को काट दो, 2 मरतबा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। ये आपका एक स्वर है। यहां पर देखो x बराबर 2 आया था, यहां पर भी x बराबर 2 है। यहां पर हमने क्या किया था? इधर और इधर समान क्रिया की थी। यहां पर हमने क्रिया नहीं की है, यहां पर हमने पक्षांतरण किया है। क्या किया है? पक्षांतरण किया है। तो क्या पता चला? समीकरण में यदि हम एक संख्या को दूसरे तरफ लेकर जाते हैं, मान लो चर संख्या को हम चर संख्या की तरफ लेकर जाते हैं या अचर संख्या को हम अचर संख्या की तरफ लेकर जाते हैं, तो साइन जो होता है वो उसका क्या हो जाता है? वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला। 7वां मैं यहां पर लिखा देता हूं, समीकरण को हल करने के लिए हमें पक्षांतरण करना पड़ता है। पक्षांतरण करना होता है, यानी कि एक संख्या को हम दूसरी संख्या की तरफ लेकर जाएंगे तो उसे हम कहेंगे पक्षांतरण। यानी कि ये बराबर के इस साइड में है तो इस साइड से बराबर के उस साइड में लेकर जाएंगे तो इसको हम कहते हैं बच्चों पक्षांतरण। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बता दिया है समीकरण क्या होता है, समीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती है। बच्चों मान लो हमारे पास कोई समीकरण दिया है x प्लस 3 बराबर दिया आपको 5x, ठीक है, प्लस 7। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये बुक्स का एग्जांपल नहीं है बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूं। यदि आपको दोनों साइडों में चर संख्याएं और दोनों साइड में आपको अचर संख्या दे दी जाए तो फिर उस समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहां पर x प्लस 3 है बराबर x 5x प्लस 7 है, तो हम क्या करेंगे? चर संख्याओं को एक साइड में रखेंगे और अचर संख्याओं को हम एक साथ रखेंगे। तो यहां पर देखो x प्लस 5 है तो ये हो जाएगा आपका x। अब देखो 5x है, इसको हम x की तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा? इसका चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4x बराबर, यहां पर देखिए आपका है 7, 3 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -3। अब देखो ये x है, ये -4x है, तो -4x में से x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -3x बराबर 7 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। अब यहां पर देखिए बच्चों ये -3 ये आपकी एक अचर संख्या है, इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगी? भाग में बदल जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों आपका x बराबर -4 बटे ये 3, और यही आपका इस समीकरण का हल है बच्चों। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो आपके पास कोई समीकरण है x प्लस 3x प्लस 10 बराबर आपको दिया है 2x प्लस आपको दे दिया जाए ये 20। तो यहां पर देखिए आपको x है, ये 3x है, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस ये 10 और बराबर ये 2x और प्लस हो जाएगा आपका ये 10। ठीक है, अब पक्षांतरण करेंगे तो 2x है, इसको लेकर आएंगे x की तरफ, यानी ये चर संख्या आपकी, इसको चर की तरफ लेकर आएंगे, ये अचर संख्या है तो इसको हम अचर की तरफ लेकर जाएंगे, यहां प्रदर्शन नहीं है, ये 20 है, तो ये हो जाएगा देखो 4x माइनस 2x बराबर ये 20 माइनस 10। 4x में से 2x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 20 में से 10 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और x बराबर हो जाएगा 10 बटे 2, इसे काट दो बराबर 5, यानी कि x बराबर आपका ये 5 आ जाएगा बच्चों।
आया समझ में? तो बच्चों यदि आपके पास दोनों तरफ चर संख्याएं दी गई हो या दोनों तरफ अचर संख्याएं दी गई हो तो इसको देख कर और घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम पक्षांतरण कर लेंगे। यानी कि चर संख्याओं को चर संख्याओं के साथ रख लेंगे और अचर संख्याओं को अचर संख्याओं के साथ। केवल क्या होगा, जब हम पक्षांतर करेंगे तो संख्याओं के जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। यदि वो गुणा में है तो उधर जाएगी तो भाग में बदल जाएगी, प्लस में है उधर जाएगी तो आपकी वो माइनस में बदल जाएगी। इतनी सी बात है बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले जो क्लास होगी, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बुक्स के एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 के जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।